तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, नीट स्कैम के रिलेटेड जितने भी केसेस बाहर आ रहे थे वो एक एक करके सभी सही प्रूफ होते जा रहे हैं। चाहे वो गुजरात का केस हो, चाहे वो बिहार का केस हो, चाहे हरियाणा सेंटर का केस हो या कोई भी केस हो, हर जगह का केस धीरे धीरे करके सही प्रूव होता जा रहा है। हर जगह पे कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं जिसके बेस पे ये सारी चीजें कंक्लूड की जा रही हैं। और इवन दो लास्ट हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर 0.0001% बच्चे को भी अगर कोई भी तकलीफ हुई है, उनके साथ अनफेयर कुछ हुआ है, तो उसको सुपरवाइज करके उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। तो इसके बाद आप सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या होगा अब आगे, क्या रीनीट होगा, अगर रीनीट होगा तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है, और क्या क्या चीजें अभी से हमें फॉलो करनी स्टार्ट कर देनी है। सो हे गाइस, दिस इज बॉय आर्यन बब्बर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इस टाइम, जो ये क्रूशियल टाइम जो सभी नीट एस्पिरेंट्स के साथ चल रहा है, उस टाइम पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग में उन्होंने बोला है कि अगर 0.0001% भी बच्चों को अगर कोई तकलीफ हुई है तो उसके ऊपर एक बड़ा डिसीजन दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लास्ट हियरिंग में बोला है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे अब हम क्या करें, क्या रीनीट वापस से होगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो देखिए, मैं आपको सिंपल शब्दों में एक चीज समझाता हूं। सपोज कीजिए आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, और सपोज करो कि रीनीट वापस हो जाता है, तो इसमें आपका ही लॉस है। इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि जो ये 10-15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 8 जुलाई डिसीजन आने तक, आप इनको भी अपने स्टडी में ही डाल दीजिए। एटलीस्ट अगर डिसीजन आता है रीनीट का, तब आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश मैं पढ़ लेता, काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, मेरा और ज्यादा नंबर आ जाता। तो ये चीजें आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए आपको जो भी करना है, आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब उसके बाद एक क्वेरी कई बच्चों के मन में ये भी आएगी कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी सही मेहनत करके, अपनी ऑनेस्टी से पेपर दिया और अच्छा एक नंबर स्कोर किया, चाहे वो 666, 76, 80, कहीं पर भी वो बच्चा स्टैंड कर रहा हो सकता है, क्योंकि सारे ही बच्चे स्कैम वाले नहीं हैं। कुछ बच्चों ने अपनी मेहनत से भी किया है। तो वो बोल रहे होंगे कि अब हम वापस से रीनीट देने क्यों जाएं, हो सकता है हमारे इस रीनीट में नंबर कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक महीना एक बहुत बड़ा गैप है जिसके अंदर आप सारी चीजें हो सकता है फ्लश आउट हो गई हो दिमाग से, तो आपको वो सारा रीजनरेट करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में आपका डाउट आना बहुत ही कॉमन चीज है। तो इसके ऊपर देखो, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज करो आप एक डॉक्टर बन गए हो। इस नीट वगैरह इस सब चीजों को एक बार साइड रखो। सपोज करो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए हो, आपने रिसेंटली कुछ सर्जरी की, ठीक है, और वो सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में मान के चलो कि वो सर्जरी थोड़े दिन बाद फिर से कुछ ना कुछ शो कर रही है, आपको उस सर्जरी को वापस से रीपरफॉर्म करना पड़ेगा कुछ भी रीजन के कारण। तो क्या आप तब ये बोलोगे कि यार मैं नहीं करूंगा, मैंने तो पहले अपनी पूरी ऑनेस्टी से किया था, मैं कैसे वापस से करूं, अगर ये सही हो जाए या गलत हो जाए, ऐसे थॉट्स तब आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। तो सेम चीज आपको आज अपने साथ करनी है, ऐसा कोई भी थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लेकर के आना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि करना क्या है। तो करना ये है, सबसे पहले तो ये मानना है कि आपको आज से ये सोच करके चलना है कि आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपके नीट एग्जाम के लिए 30 डेज बचे हैं, मतलब 1 महीने के आसपास आपके पास टाइम बचा है। इस तरह से आपको अपने आप को मान करके तैयारी करनी है। अब आप ये सोच लीजिए कि मान लीजिए जो आपका एग्जाम था जो 5 मई को हुआ था, तो आप 5 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक जो आपने काम किया है वो आपको आज से लेकर के, और जब भी नीट का पेपर होगा तब तक के लिए आपको वो काम करने हैं। अब वो काम हो क्या सकते हैं, अगर कुछ मैं समराइज करना चाहूं तो देखो, सबसे पहली चीज आएगी कि रिवीजन पे फोकस करना है आपको। कुछ भी करके रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। जो भी आपको लग रहा है कि टॉपिक ये मतलब फ्लश आउट हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स वाला पोर्शन होता है, फिजिक्स के फॉर्मूलाज है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, इनऑर्गेनिक के कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो सभी रेगुलर रिवाइज करना स्टार्ट कर दो एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या करनी है कि आपको कोई भी डिटेल चीजों में नहीं घुसना है। आपको जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, आपको सभी शॉर्ट नोट्स को जाकर के रिवाइज करना है अच्छे से। उसके बाद थर्ड चीज आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लो आपको कहां से करनी है। सबसे पहले तो 15 साल के PYQs आपको खत्म करने हैं। सेकंड, आपके पास जो भी आपका मटेरियल पड़ा हुआ है, आपको कोचिंग के थ्रू मिला, तो उसको सोल्व करना है। और थर्ड, आप ये चीज करनी है कि आपने लास्ट महीने में जो भी टेस्ट दिए थे, अगर आपने संभाल के रखे हुए हैं तो उनको वापस से सोल्व कीजिए। उसके अंदर आपकी जो भी मिस्टेक्स हुई थी, जो भी आप क्वेश्चन वहां छोड़ के आए थे या फिर गलत हुआ था, उन क्वेश्चंस को वापस से रिविजिट कीजिए और उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। इतना काम आप क्वेश्चंस के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आप एक चीज ये देखिए कि आप इस चीज को अगर पॉजिटिवली देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो कि जब आपने पहले पेपर दिया तो आपको पता चल गया होगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, इवन आप पेपर में जाकर के भी क्या गलतियां कर रहे हो, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो आपको ये मान के चलो कि आपको टाइम दिया जा रहा है, आपको ये 1 महीना 1.5 महीना एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप एटलीस्ट अपनी उन गलतियों को भी कवर कर सकते हो। तो उनके ऊपर काम करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दो।
तो वो आपके वीक पॉइंट्स भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और हो सकता है आपके इस अटेम्प्ट में और भी ज्यादा नंबर आ जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी एक हमारे सामने आती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखते हुए अच्छे से अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। उसके बाद फिफ्थ चीज हमारे पास ये आती है कि एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चों ने अभी भी इस अटेम्प्ट के अंदर अपने मॉड्यूल्स को फॉलो किया होगा, बहुत चीजें गलत की होंगी, आपको उसका रिजल्ट नीट के पेपर के अंदर दिख गया होगा। आपको एनसीईआरटी बायो की अच्छे से पढ़ लो, इन दिनों के अंदर आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि सारा पेपर बायो का तो एटलीस्ट एनसीईआरटी से ही आने वाला है। और उसके बाद आती है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देखो देने जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको ये 1-1.5 महीना जो भी आपका इस ट्रोमा के अंदर गया, जो ये प्रूव करने में ही हमें 1-1.5 महीना लग गया कि हमारे साथ एक्चुअल में कुछ गलत हुआ है, तो उसके अंदर आपका जो दिमाग है वो वापिस से अपने नॉर्मल कैपेसिटी पे आ गया है। तो आपको फिर से उसको ट्रेन करना होगा, उसकी रिदम मेंटेन करनी होगी। तो एटलीस्ट 2-3 दिन बाद एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट लिखने की हैबिट डेवलप करो अभी से, क्योंकि 3 घंटे बैठने का वो दिमाग फिर से आपको ट्रेन करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, अगर नहीं होता रीनीट, ठीक है तो कोई बात नहीं होता है तो, लेकिन इन केस अगर होता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना वहां पर आप सोचो कितने बच्चों से आगे निकल जाओगे। अब उसी पे हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो यही है कि इस ट्रॉमा के बावजूद हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। देखो, उसका सिंपल सा एक ही रास्ता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बट एटलीस्ट अगर तुम ये कर लोगे, तुम ये मेहनत, जो ये आखिरी टाइम तुम्हारे को जो एक और अपॉर्चुनिटी मिली है इसके अंदर, ये लास्ट टाइम के अंदर एक बार फिर से मेहनत कर लोगे तो शायद जो तुम्हारा गोल है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को अपने दिमाग में बिठाते हुए मोटिवेटेड रह करके इसको तैयारी को अच्छे से करना है। एक जो मैं टिप आपको देना चाहूंगा वो यही है कि अब जब तक 8 जुलाई तक हीयरिंग नहीं है तब तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को फिर से डाउन कर दो, अपना पढ़ने पे फोकस करो। क्योंकि सोशल मीडिया पे 4 चीजें आपको अलग अलग सुनने को मिलती है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन चीजों पे ध्यान नहीं देना। आपको चुप करके अपना फोकस होकर के स्टडी करनी है। जैसे आप नीट से 1 महीना पहले कर रहे थे, अपना सिर्फ वो टाइम याद करो जो आप नीट से 1 महीना पहले आप अपनी जिस तरीके से स्टडीज कर रहे थे उसी को वापस अब कंटिन्यू करने का टाइम है। और ये चीज याद रखना, आपको बहुत बेनिफिट करेगी। सो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसे, ये टेंशन ना लेते हुए आपको एक बार फिर से अपनी तैयारी में जुट जाना है। फिर से वो सैक्रिफाइसेस, फिर से वही चीजें एक लास्ट बार और ट्राई कर लो। तो लास्ट में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिनके भी नंबर एटलीस्ट 600 प्लस थे वो आप रिवीजन को एक बार थोड़ा सा साइड रख सकते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओ। अब जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो थोड़ा सा नीचे थे वो आप बार बार अपनी चीजें रिवाइज करो। जो 600 से कम स्कोर कर रहे थे, बार बार चीजें रिवाइज करो, एनसीईआरटी को फिर से गो थ्रू करो, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको सोल्व करना एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। और बिना टेंशन लिए हुए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के ये जर्नी फिर से एक बार, ये लास्ट टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, इसके अंदर फिर से एक बार इनपुट डाल दो। हो सकता है जो आउटपुट है वो बहुत ही शानदार आपको मिले, तो उसी के लिए आपको मेहनत करनी है। तो यही कुछ एक छोटी सी बात थी जो आपको बोलनी थी, एक अलर्ट करना था कि एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम को वेस्ट मत करो ताकि कल को रेग्रेट ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।